अच्छा जी, हम थोड़ी एग्जांपल देखते हैं। नेम ऑफ द कंपनी से रिलेटेड है। पहले एग्जांपल अब जैसे देखिए, एक्सप्लेन द सूटेबिलिटी एंड अप्रूवल ऑफ बिलो नेम्स फॉर अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। हमने बताना है कि नीचे दिए हुए नाम क्या ये सूटेबल हैं, कहीं प्रोहिबिटेड तो नहीं है, और कौन से ऐसे नाम्स हैं जिसके लिए पहले हमें कमीशन की अप्रूवल चाहिए। अब इसमें कुछ नेम्स जो हैं वो चैप्टर 19 की गाइडेंस भी हमें चाहिए होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। हम पहला नाम देखते हैं, जैसे टाटा लिमिटेड। हमें पता है कि ये इनएप्रोप्रिएट है और अनडिजायरेबल है, तो ये प्रोहिबिटेड नेम है। आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड। अब ये जो आईसीआई पाकिस्तान है, ये कनेक्शन शो कर रहा है डिपार्टमेंट के साथ। किसी हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ, अथॉरिटी के साथ ये एक जो है कनेक्शन शो कर रहा है, तो इसके लिए कमीशन से पहले अप्रूवल चाहिए होगी। एंग्री बर्ड अनलिमिटेड। एंग्री बर्ड, ये इनअप्रोप्रिएट में भी आ सकता है, डिसेप्टिव में भी आ सकता है, अनडिजायरेबल में भी आ सकता है। एंग्री बर्ड ज्यादा डिसेप्टिव में आएगा कि एंग्री बर्ड अनलिमिटेड, क्या मतलब है इसका। ठीक है जी। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। अब चूंकि आप चैप्टर 19 पढ़ रहे हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि ये कंपनी है। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लिमिटेड अनलिमिटेड कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। हमने कहा था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लिमिटेड अनलिमिटेड, इट्स मीन कंपनी का नाम तो वहां नहीं आ रहा कि हमें गाइडेंस मिल सके ये कंपनी है कि नहीं है। लेकिन ये हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, जिससे कुछ मुझे एक चीज याद आती है कि अगर इसके साथ लिमिटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो ये पार्टनरशिप होगी या फिर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, लेकिन उसने एससीसीपी से अप्रूवल ले ली, लाइसेंस ले लिया किस चीज का, कि हम ये लिमिटेड का वर्ड नाम नहीं लगाएंगे, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हम एक एज ए हॉस्पिटल और वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर और कुछ जो पर्पसेस सेक्शन 42 में बताए हुए हैं एनपीओ रजिस्टर करने के लिए, हम उसके लिए अपनी कंपनी को रजिस्टर करने जा रहे हैं। हम एज एन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहते हैं, तो एससीसीपी आपको लाइसेंस दे देता है। तो ये उसको डिपिक्ट कर रहा है कि ये एनपीओ है, ये कंपनी तो है लेकिन एनपीओ है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, पीटीए। पहली तो चीज, ये कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और अगर सपोज ये रजिस्टर्ड ना होती, तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, अगेन ये डिपार्टमेंट अथॉरिटी से आपका कनेक्शन शो कर रहा है, तो आपको जो है क्या करना होगा, कमीशन की अप्रूवल चाहिए होगी अगर आप किसी कंपनी का नाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी रखना चाह रहे हैं। म्यूजिक बैंक लिमिटेड, वो हमने पहले भी एग्जांपल देखी थी डिसेप्टिव में। तुम ही तो हो गारंटी लिमिटेड, आप इसे इनअप्रोप्रिएट में लगा लीजिए, अनडिजायरेबल में लगा लीजिए, ये ज्यादा आता है इनअप्रोप्रिएट में। ब्रिटिश कंसल्टेंसी लिमिटेड, इसकी हमने एग्जांपल देख ली थी कि ये आपके शो कर रहा है पेट्रोनेज या फिर कनेक्शन शो कर रहा है आपकी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, या आप कह लें कि जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन शो कर रहा है, तो इसके लिए आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए। एल तशी, ये वहाबी, ये सुन्नी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये हो सकता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड कर दे लोगों की, तो आप ये नेम नहीं रख सकते। केपीके अफेयर्स लिमिटेड, केपीके अफेयर्स, केपीके खैबर पख्तूनख्वा अफेयर्स लिमिटेड। अब ये क्या शो कर रहा है, कनेक्शन शो कर रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, तो ऐसा नाम रखने से पहले आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए। ईदी फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड, अगेन कनेक्शन शो कर रहा है, पैट्रोनेज शो कर रहा है आपके जो है पाकिस्तान अथॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ, तो आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए। To whom it may concern inappropriate prohibited name, पंजाब कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन शो कर रहा है। यूएसए गारमेंट्स लिमिटेड,
फॉरेन गवर्नमेंट या कह लेंगे जी फॉरेन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन शो कर रहा है। काउ ब्लड गारंटी लिमिटेड, अगर आप ये नेम काउ ब्लड गारंटी लिमिटेड रखेंगे, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैं तो आपको पता है कि जो इंडियन लोग हैं या गैर मुस्लिम हैं, आप कह लें कि जी नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनकी आप रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड कर रहे हैं, क्योंकि काउ भी है और ब्लड भी है, तो आप ये नेम उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड करेंगे, तो ये नेम आप नहीं रख सकते। ये प्रोहिबिटेड नेम है, इसके लिए आपको कमीशन की अप्रूवल नहीं मिलेगी, ये है ही प्रोहिबिटेड नेम। गुल्लू सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड, इनअप्रोप्रिएट नेम। नेस्ला लिमिटेड, ये आइडेंटिकल है नेस्ले लिमिटेड के साथ, या क्लोजली रिजेंबल कह लें, तो आप ये नेम नहीं रख सकते, प्रोहिबिटेड नेम है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, ये आपके जे है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एटलस गुंडा लिमिटेड, अब एटलस गुंडा लिमिटेड आप कह लें कि जी ये डिसेप्टिव नेम है, ठीक है, ये डिसेप्टिव है, इनअप्रोप्रिएट शायद ना हो, इसे और तरह से मतलब जस्टिफिकेशन निकल आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिसेप्टिव नेम में आता है, प्रोहिबिटेड नेम की डेफिनेशन में, प्रोहिबिटेड नेम में फॉल कर गया है, तो ये नाम आप नहीं रख सकते। चलिए चैप्टर 19 में अभी तक हमने ये देख लिया कि ऐसे नाम आपने कौन से नहीं रखने और कौन से नाम है, हमने दो ही चीजें पढ़ी, कौन से नाम प्रोहिबिटेड हैं और कौन से नाम ऐसे हैं जिसको रखने से पहले आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए। प्रोहिबिटेड नेम देख लिया और नेम्स विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। अच्छा, अब आपने डिसाइड कर लिया, नेम आपने देखा वो जो अब आपने सोचा है वो प्रोहिबिटेड भी नहीं है और सपोज कमीशन की अप्रूवल भी नहीं चाहिए। अब आपने नाम सोच लिया, अब जाना है आपने नाम रखने के लिए किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। उसको एक एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है, किसके लिए कि ये ले जी ये मेरा नेम है, मैंने ये सोच लिया अपना नेम। वो आपको एक फॉर्म देगा, ये ले जी अपना एक फॉर्म है, उसके ऊपर एक स्पेसिफाइड फॉर्म कह लें, वो कहेगा ये लें इसको फिल कर दे। इस स्पेसिफाइड फॉर्म में जो भी चीजें हैं रिक्वायर्ड मैटर्स वो डाल दें। अब आपका नेम जो है जो आपने रखा अपनी कंपनी के लिए वो रिजर्व हो जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। इस मीन के वो 60 दिन के लिए आपका नेम रिजर्व है, अब आपको 60 दिन के अंदर अंदर वो नाम यूज कर लेना है। अगर आपने 60 दिन तक वो नेम यूज नहीं किया तो हो सकता है कि वो उसके बाद आप फिर रजिस्ट्रार आपको अलाउ ना करे और आपको दोबारा से फिर से नेम रिजर्व करवाना पड़े, ठीक है। तो आपने वो आपको अप्रूवल दे देगा कि ये ले जी मैंने आपका नेम एक्सेप्ट कर लिया, आपने एप्लीकेशन लिख दी। अब एप्लीकेशन पे आपको एक रिजर्वेशन का टाइम मिल गया और वो कितना है 60 डेज का। अब आपने 60 डेज के अंदर अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करा लेनी है। नेम आपने रख लिया, नेम रजिस्ट्रार ने अप्रूव भी कर दिया और आपका नेम 60 दिन के लिए रिजर्व हो जाएगा। हाँ, तो इस पे एमसीक्यूज बन सकता है कि जी नेम रिजर्वेशन कितने दिन के लिए हो सकती है, तो वो क्या है 60 डेज। और हमने अपनी टेक्निक्स में टिप्स में भी देखा था कि लॉ को प्रिपेयर करने के लिए अब यहाँ 60 डेज या 2 मंथ्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसने 60 डेज लिखा है तो आपने 60 डेज ही लिखना है, इसको 2 मंथ्स या मंथ्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, एज इट इज चीजों को याद कीजिए। अच्छा, अगर सपोज रजिस्ट्रार अप्रूव नहीं करता, वो कहते हैं नहीं ये नाम ठीक नहीं है, तो जब नाम ही वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो नाम रिजर्व भी कैसे होगा। अगर वो उसे रिफ्यूज कर देता है तो आप चाहते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। अब जाहिर सी बात है रजिस्ट्रार के बाद कौन सी अथॉरिटी है, कमीशन। आप जाएंगे कमीशन के पास, जाएं उसको कह दें अपील फाइल कर दें, ये जी मैंने एक नाम रखा था, रजिस्ट्रार ने डिसअप्रूव कर दिया, आप हमारा नाम देख लें, हो सकता है कि कमीशन आपका नाम अलाउ कर दे या वट। अब वो जो रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया, आपने उसके रिफ्यूजल के 30 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है कमीशन को। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल ना की तो रजिस्ट्रार ही अथॉरिटी होगी, कमीशन के पास आप अपील लेके नहीं जा सकते, तो फिर आपको रजिस्ट्रार को किसी तरह कन्विंस करके अपना नाम रखना पड़ेगा। सपोज आपने 60 दिन के अंदर अंदर नाम रिजर्व करना था, लेकिन रजिस्ट्रार ने पहले ही प्रूफ नहीं किया, उसने कहा कि जाएं कमीशन के पास।
आपने क्या किया, 30 डेज, उसने जिस दिन रिफ्यूज किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप कमीशन के पास अपील लेके गए। अब कमीशन साहब को भी लगा कि ये नाम तो ठीक नहीं है। अब आप किसके पास जाएंगे? अब आप किसी के पास भी नहीं जाएंगे, ये नाम अब कैंसिल हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। आपको कोई और नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन का ऑर्डर जो होगा वो फाइनल होगा नेम रखने के केस में। तो आप किसी कोर्ट या किसी और अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते अपील लेके। तो ये थे जी एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो नेम रिजर्व करने के लिए आपने जो एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि नेम आपने रखा, वो किसी वजह से गलत हो गया, गलत रजिस्टर हो गया। नाम तो आप लिखवाने गए थे नेस्ले लिमिटेड ही, आई एम अज्यूमिंग कि पहले ऐसी कंपनी रजिस्टर नहीं है। तो नेस्ले लिमिटेड आप कंपनी रजिस्टर कराने गए, लेकिन वो नेम क्या हो गया, गलत हो गया। लिखा जब गया तो वो नेस डबल एल लिखा गया, किसी वजह से गलत हो गया। तो अगर जब आप इसको ठीक करेंगे तो उसको कहते हैं जी रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफाई करना, कोई चीज गलत हो गई तो उसको रेक्टिफाई करना। एक है नेम चेंज करना, वो एक समथिंग एल्स, वो एक चीज अलग है। बट ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, कि जो चीज गलती से हो गई उसको क्या करना है आपने, उसको रेक्टिफाई करना है बेसिकली। ठीक है, नेम चेंज नहीं करना। उस वो जो पहला था गलत रजिस्टर हो गया या गलत लिखा गया व्हाटसोएवर, किसी भी रीजन की वजह से आपने उसको ठीक करना है, तो वो क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। फिर क्या करना है, फिर आपने यही करना है कि अगर आपसे गलत हो गया है, अभी भी पहली अथॉरिटी कौन है, रजिस्ट्रार। आपने रेक्टिफिकेशन कर लेनी है रजिस्ट्रार की अप्रूवल से। आप जाए रजिस्ट्रार के पास, कहें कि भी जी मेरा नाम कंपनी का गलत हो गया है, तो इसको मैंने ठीक करना है, बुक्स में भी गलत रजिस्टर हो गया है। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, ठीक है, चेंज करना चाहते हैं, ओके आप ठीक कर लीजिए। रजिस्ट्रार क्या करेगा, देखेगा, ड्यू वेरिफिकेशन करेगा, नेम चेंज कर देगा, आपका नेम भी चेंज हो जाएगा। और आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ एक इनकॉर्पोरेशन मिला होगा, या नेम की जो एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ नेम की जो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट कि आपका नेम सही रजिस्टर हो गया है, सर्टिफिकेट ऑफ नेम चेंज, तो उस पे भी ये चेंज हो जाएगा, तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। सपोज कि ये गलती आपने आइडेंटिफाई नहीं की, ये तो आपने आइडेंटिफाई की ना, तो आपने जाके रजिस्ट्रार को कहा चेंज कर दें, उसकी अप्रूवल मिलेगी तो वो चेंज हो जाएगा। अब सपोज नेम आपने रजिस्टर करा दिया, लेकिन अब रजिस्ट्रार को लग रहा है कि ये नाम ठीक नहीं है, ठीक है, अब रजिस्ट्रार को लग रहा है, तो रजिस्ट्रार भी जो आपको डायरेक्शन देगा चेंज करने की, वो रेक्टिफिकेशन ही होगी, वो नेम चेंज नहीं है। अभी भी नेम चेंज इज अगेन समथिंग एल्स, अभी भी वो रेक्टिफिकेशन आप बाय ओन योर सेल्फ कर रहे हैं, या फिर आपको रजिस्ट्रार डायरेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों रेक्टिफिकेशन ही है। जो भी चीज पहले गलत रजिस्टर हो गई तो ये नेम रेक्टिफिकेशन ही है। आप खुद करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार की अप्रूवल ले लें, और अगर रजिस्ट्रार कोई गलती आइडेंटिफाई करता है तो वो आपको डायरेक्शन देता है कि जी ये आके नेम चेंज करें, नेम चेंज करवाएं आके। आपको फिर विद इन 30 डेज ऑफ उसकी डायरेक्शन के आपको नेम चेंज करना है इन एनी केस। और अगर आपको सपोज वो आपको बुलाते हैं ये नेम चेंज करें, आप कहते हैं जी नहीं ये चेंज नहीं हो सकता या वट एवर, रजिस्ट्रार आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि जी बताएं क्या रीजन रही, क्या ये नाम शायद मुझे गलत लगा हो, जस्टिफिकेशन पेश करें। हो सकता है कि रजिस्ट्रार को वो बात ठीक लगे आपकी, वो आपको डायरेक्शन ना दे चेंज करने की, लेकिन अगर वो डायरेक्शन देगा तो उस डायरेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये नेम चेंज करना है। अब एक और सिनेरियो हो सकता है, रजिस्ट्रार आइडेंटिफाई करता है, आपको डायरेक्शन दे देता है, लेकिन एक तो ये कि आप विद इन 30 डेज उसे चेंज कर लेते हैं। एक ये है कि टाइम भी गुजर गया और आप भी मानने को तैयार ही नहीं है उसकी डायरेक्शन, तो फिर रजिस्ट्रार खुद ही क्या करेगा कि खुद ही आपका जो है वो नेम चेंज कर देगा, एक नया जो नेम है सही वाला नेम रजिस्टर करके एक सेलेक्ट करेगा खुद ही से, और एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन
चेंज ऑफ नेम आपको इशू कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से एक यही तरीका निकलता है कि या तो नाम अगर गलत हो गया, खुद गलत हो गया, खुद ठीक कर लें। रजिस्ट्रार आपको कह रहा है तो रजिस्ट्रार के कहने पे 30 दिन के अंदर अंदर उसे ठीक कर लें, क्योंकि अगर आप नहीं भी करेंगे तो रजिस्ट्रार खुद ही कर देगा, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी आपकी नहीं, रजिस्ट्रार और कमीशन की है। तो ये हमने पढ़ा कि चेंज ऑफ नेम रिजर्वेशन। अभी तक हमने पढ़ लिया प्रोहिबिटेड नेम्स, पढ़ लिए कि कौन से नाम नहीं रखने, कौन से नाम है जिसको रखने से पहले कमीशन की अप्रूवल चाहिए। और तीसरा हमने देखा कि आपने जो एप्लीकेशन फिल करनी है, नेम को रिजर्व कराना है, तो उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, और अगर फॉर एग्जांपल नेम को रेक्टिफाई करना है तो फिर क्या करना है कि आप खुद करेंगे कितने दिन में वो फिर आपको बता दिया कि डायरेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर आपने नेम रेक्टिफाई कर लेना है। ये थी रेक्टिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम का ये मतलब है, आपने पहले कंपनी का नाम रखा हुआ था एटलस होंडा लिमिटेड, और आप बिजनेस करते थे बाइक्स, मोटर व्हीकल्स, ये मैन्युफैक्चर करते थे और सेल करते थे, ट्रेड भी करते थे, ट्रेडिंग बिजनेस भी करते थे। ये आपका बिजनेस था। अब जब आपने कंपनी रजिस्टर कराई होगी एटलस होंडा लिमिटेड के नेम से, तो आपने बताया होगा कि मैंने बाइक्स बनानी है, व्हीकल्स बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, इसका बिजनेस करना है। तो रजिस्ट्रार ने आपको अप्रूवल दे दी होगी, आपकी कंपनी एटलस होंडा लिमिटेड के नेम से रजिस्टर हो गई होगी, और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मिला होगा, उसके ऊपर नेम भी कौन सा होगा, ये वाला एटलस होंडा लिमिटेड के नेम से। अब 2-3 साल गुजर गए हैं, आपको ये बाइक्स और व्हीकल मैन्युफैक्चर करने में कोई खास फायदा प्रॉफिट नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। आप कहते हैं कि नहीं, हम ये बिजनेस नहीं करते, हम बिजनेस कर लेते हैं सोप मैन्युफैक्चर करने का, या फिर गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। ठीक है जी। तो अब बिजनेस की क्या हुआ, नेचर क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले बिजनेस आप किसी और का कर रहे थे, अब बिजनेस आप कोई और करना चाह रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ, उस बिजनेस की नेचर के साथ आपका नेम इन लाइन नहीं है। अब सोप मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम एटलस होंडा कभी भी नहीं होता। गारमेंट्स का काम करने वालों का एटलस होंडा लिमिटेड नेम नहीं हो सकता, नेचर नहीं है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स का काम करना है, कपड़े का काम करना है, तो आप निशात लिमिटेड रखना चाह रहे हैं या कोई और नाम रखना चाह रहे हैं, कोई इतना इस तरह का नेम नहीं है जो स्पेसिफिकली किसी होंडा एक ब्रांड का नेम है, आप कह लें कि ये एक ब्रांड है, एक मॉडल है बाइक्स का। ठीक है, तो ये शो ही ये कर रहा है कि शायद आप, ये डिपिक्शन आती है कि शायद आप इसका बिजनेस कर रहे हैं। तो आप एटलस होंडा के नेम से आप गारमेंट्स का बिजनेस नहीं कर सकते, आप सॉप मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस नहीं कर सकते। आपको अपनी कंपनी का नेम चेंज करना होगा, जिस तरह आपने अपने बिजनेस चेंज कर लिया, अब आपको अपनी कंपनी का नेम भी चेंज करना होगा उसके कोरस्पॉन्डिंगली। आप कहते हैं कि मैं एटलस होंडा लिमिटेड की बजाय अब मैं चूंकि मैं अब ये वाला बिजनेस नहीं कर रहा, मैं गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि निशात लिमिटेड के नेम से पहले कोई कंपनी रजिस्टर नहीं है, इसलिए आप ये नेम रख सकते हैं। तो आप अब क्या करेंगे, अपना नेम एटलस होंडा से निशात लिमिटेड करना चाह रहे हैं। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम है किसी वजह से गलत लिखा गया, कोई एरर आ गया, आप उसे रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके बिजनेस की नेचर चेंज हो गई है, यहाँ पे आप अपने कंपनी के नेम को चेंज नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने कंपनी के नेम को चेंज कर रहे हैं। जिस तरह आपने अपना बिजनेस चेंज कर लिया, उसकी नेचर चेंज हो गई, वेरी कर गई, अब आपने उसका नेम भी चेंज करना है।
तो लॉ कहता है कि अगर नेम चेंज करना है तो उसका अलग प्रोसेस है, रेक्टिफाई करना है तो उसका अलग प्रोसेस है, जो कि हमने देख लिया। अब चेंज करना है नेम तो उसका एक अलग प्रोसेस है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला तो ये है कि रीजंस हमने देख ली कि कंपनी को किस किस वजह से नेम जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। न्यू मैनेजमेंट आ जाए या कंपनी की नेचर चेंज हो गई। न्यू मैनेजमेंट से मुराद कि पहले कोई और लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, डायरेक्टर्स कोई और लोग थे, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि ये बिजनेस कर लें। अब नए मैनेजमेंट के लोग आ गए हैं जो डिसाइड किया कि अब हम ये बिजनेस नहीं कोई और बिजनेस करना चाहते हैं, और उस बिजनेस के हिसाब से उन्होंने नेम चेंज करने का सोचा। ये रीजन हो गई। पहला स्टेप ये है, एक वर्ड आप इससे पहले देख लीजिए, स्टेप से पहले एक वर्ड देख लीजिए, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कहते हैं डिसाइड करना किसी चीज को, मिल बैठ के फैसला करना, एक नतीजा निकालना, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। कि हमने एक सोल्यूशन निकाल दिया, एक चीज पे हमने कंसेंसस जो है क्रिएट करके एक फैसला कर लिया। अब कंपनी में आपको याद है मैंने बताया था कि कंपनी में जो भी फैसले होते हैं वो फिर मीटिंग होती हैं। किसकी मीटिंग? मेंबर्स की मीटिंग्स और डायरेक्टर्स की मीटिंग। वो मीटिंग करते हैं, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, चीजें डिस्कस करते हैं और एक फैसला निकालते हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग को कहते हैं बोर्ड मीटिंग्स, और मेंबर्स की मीटिंग या शेयर होल्डर्स की मीटिंग को कह देते हैं जनरल मीटिंग्स। अच्छा, अब ये जो रेजोल्यूशन का वर्ड है, रेजोल्यूशन ये है कि जब ये जनरल मीटिंग होगी मेंबर्स की, उस पे एंड पे एक नतीजा निकलेगा, एक फैसला होगा। सपोज उन्होंने एक चीज डिस्कस करने लगे हैं मेंबर्स कि एक स्पेसिफिक किस्म की प्लांट एंड मशीनरी है, वो खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। सारे मेंबर्स ने आपस में मिलके बैठे फैसला किया, रेजोल्यूशन पास की कि हम परचेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई एक नॉर्मल रेजोल्यूशन कि जिसपे अगर फॉर एग्जांपल 10 लोग बैठे हैं, 10 मेंबर्स हैं मीटिंग में, जिसमें से 6 कह रहे हैं कि खरीद लेते हैं, तो ये रेजोल्यूशन क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 10 में से 3 लोग कह रहे हैं कि परचेज कर लें, फिर ये नहीं की जाएगी क्योंकि मेजोरिटी जो है वो 7 लोग कह रहे हैं कि ना खरीदो, फिर नहीं करो। तो ये नॉर्मल जो रेजोल्यूशन पास की जाएगी वो आम मेजोरिटी से अगर पास कर दी जाए उसको कह देते हैं नॉर्मल रेजोल्यूशन। कि ये कि नॉर्मली अगर कोई फैसला करेंगे तो ये वो रेजोल्यूशन है, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स एग्री कर जाएंगे तो हम रेजोल्यूशन पास कर देंगे, मीटिंग का फैसला हो जाएगा, डिसीजन पास हो जाएगा। लॉ कहते हैं कि दो तरह से आप फैसले कर सकते हैं, एक है जी नॉर्मल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एक होती है जी, हम स्टेप्स बाद में देखते हैं, हम पहले जो रेजोल्यूशन है वो देख लेते हैं। एक होती है नॉर्मल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होती है स्पेशल रेजोल्यूशन। नॉर्मल रेजोल्यूशन में हमने कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स से पास हो जाए वो क्या है जी? नॉर्मल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, वो अभी हम देखते हैं। इसके अलावा जो रेजोल्यूशन होगी वो क्या होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। अच्छा जी, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको जरा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम स्पेशल रेजोल्यूशन इस वजह से पढ़ रहे हैं कि नेम जब चेंज करना है कंपनी ने, तो कंपनी ने ऑर्डिनरी या नॉर्मल रेजोल्यूशन पास नहीं करनी, उसको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है। तो उसके बगैर नेम चेंज नहीं होगा। पहली कंडीशन ये है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन होती क्या है? वो 3 स्टेप्स हैं, हम बारी बारी पढ़ते हैं। 3 चीजें हैं, बेसिकली 3 कंडीशंस हैं, और आपने ध्यान से गौर से करके पढ़ना है, हम समझेंगे चीजों को, उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है।
पहली कंडीशन हमने नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में देखा कि अगर 10 लोग बैठे हैं या फॉर एग्जांपल 15 लोग बैठे हैं तो हम इसका हाफ करें, तो कह ले कि अगर 8 मेंबर्स एग्री कर जाएंगे तो हम वो रेजोल्यूशन पास कर देंगे। तो दिस इज पास बाय मेजोरिटी, जो कि ऊपर यहाँ पे भी लिखा है। तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के साथ पास कर जाए तो ये क्या है, नॉर्मल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? ऐसी क्या बात है कि इस रेजोल्यूशन को स्पेशल कहते हैं? वो कहते हैं अगर आपके फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स बैठे हैं 15 या फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 14, तो इन 15-14 मेंबर्स की मेजोरिटी नहीं चाहिए, बल्कि इन मेंबर्स का करें आप 3/4 होता है जी 75%। तो इन मेंबर्स का 75% मेंबर जो हैं कम से कम वो एग्री करने चाहिए। ठीक है जी, उनकी मर्जी चाहिए, वो 3/4 ऑफ द मेंबर्स उस रेजोल्यूशन पे एग्री करें, उस पे मुत्तफिक हों, तो वो रेजोल्यूशन पास होगी। जैसे 15 मेंबर्स हैं, 15 का मैंने 75 या 3/4 किया, तो वो कुछ मेंबर्स आए 11। अब 11 मेंबर्स, कम से कम इन मेंबर्स की आपको मर्जी चाहिए। ये मेंबर्स कम से कम 11 मेंबर एग्री करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। अगर 11 मेंबर्स ने एग्री ना किया तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन ना होगी। फॉर एग्जांपल 15 में से जैसे 8 ने कर दिया तो ये मेजोरिटी वाली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है। पहली कंडीशन कि 3/4 ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो उस पे एग्री करें। तो आपने जो रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन which has been passed by majority of not less than, आपके लॉ ने लिखा not less than 3/4 of these members। अच्छा, अब वो मेंबर जो हैं वो किस तरह से प्रेजेंट हैं, वो थोड़ी तरतीब उसने बताई। उसने कहा कि अब ये 11 मेंबर्स हैं, इनके पास राइट भी होना चाहिए कि ये वोट कर सकते हो। अब हो सकता है 15 मेंबर्स बैठे हैं, उन 15 में से 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। वोटिंग राइट्स का मतलब ये है कि इनके पास जो शेयर्स हैं उनके ऊपर राइट्स हैं, लेकिन 5 मेंबर्स के पास ऐसे शेयर्स हैं जिसके ऊपर कोई राइट्स ही नहीं है। इट्स मीन कि जो रेजोल्यूशन पास होगी वो इन 5 मेंबर्स का कुछ भी नहीं करना। हमें देखना है इन 10 मेंबर्स में से, इन 10 मेंबर्स ये जो वोटिंग राइट्स जिनके पास हैं उसका 3/4 करें, इसका 3/4 करें 10 का। तो इंटाइटल टू वोट या तो वो प्रेजेंट हो इन पर्सन, इन पर्सन से मुराद ये है कि वो प्रेजेंटली खुद बैठे हुए हो वहां पे, या थ्रू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी हम चैप्टर 24 मीटिंग्स में जाके देखेंगे प्रेजेंट इन पर्सन प्रॉक्सी के वैसे क्या मतलब होते हैं डिटेल में। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखें कि जैसे आप अपने किसी बिहाफ पे किसी दोस्त को बिठा देते हैं क्लास में, यार मेरी अटेंडेंस लगा देना, तो वो ये है कि वो प्रॉक्सी है आपके बिहाफ पे, अब आपकी अटेंडेंस लगा रहा है। गलत काम है, लेकिन ये अटेंडेंस का गलत काम है, लेकिन प्रॉक्सी में आप खुद मीटिंग अटेंड नहीं कर सके, मेंबर खुद नहीं बैठ सका, तो वो अपने बिहाफ पे किसी और अपने मेंबर दोस्त को कह देता है, जी यार तुम मेरे बिहाफ पे मेरा वोट दे देना, मेरा वोट इस बंदे को जाता है या वट एवर, तो उसको कह देते हैं प्रॉक्सी। वो बंदा या तो खुद प्रेजेंट है या थ्रू प्रॉक्सी, और अगर वो किसी बंदे को भी नहीं भिजवा पा रहा तो वो थ्रू पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट कहते हैं जी, पोस्टिंग के थ्रू वोट कास्ट कर दे, पोस्टिंग करके तो उसके थ्रू अपना वोट भेज दे थ्रू पोस्टल बैलेट। इन 3 तरीकों से वो क्या कर ले, वो वोट दे दे, लेकिन उसके ऊपर वोटिंग राइट होना चाहिए, उसके पास जो शेयर्स हैं, इंटाइटल टू वोट एज प्रेजेंट इन पर्सन या फिर इन प्रॉक्सी या फिर थ्रू पोस्टल बैलेट, और उन मेंबर्स का 3/4 एग्री होने चाहिए उस फैसले पे। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, हम पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ नेम। नेम
चेंज करना इज डिफरेंट फ्रॉम रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। नेम चेंज करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आपको रेजोल्यूशन पास करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स की जो एक मीटिंग होती है, उन मेंबर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। और स्पेशल रेजोल्यूशन की अब हम फर्दर चीजें देख रहे हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन होती क्या है। पहली कंडीशन हमने पढ़ी कि जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन होती है जो कि पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है स्पेशल रेजोल्यूशन की? एक तो ये कि मेंबर्स भी 3/4 एग्री कर गए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये एक जनरल मीटिंग होगी। एक होती है बोर्ड मीटिंग और एक होती है जनरल मीटिंग। इस मीन को जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगी वो हमेशा मेंबर्स की मीटिंग में होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर कोई मीटिंग होगी उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमेशा मेंबर्स की मीटिंग हुआ करेगी। अगर कहा जाए आपको लॉ में लिख दिया स्पेशल रेजोल्यूशन, तो इसका यही मतलब है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं है, वो मेंबर्स की मीटिंग मुराद है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप कोई डिसीजन पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो कम से कम 21 दिन पहले आपने उसका नोटिस देना है। ऑफ नॉट लेस देन 21 days notice has been given टू मेंबर्स। यानी कि ये मीटिंग, ये जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, इस मीटिंग से कम 21 दिन पहले आपने अपने मेंबर्स को बता देना है कि देखो जी बड़ा अहम डिसीजन पास होने जा रहा है। 21 दिन बाद हमने अब जो इस दफा मीटिंग करनी है उसमें ये बड़ा अहम डिसीजन करना है। तो आपने उसकी कंप्लीट डिटेल बतानी है कि क्या डिसीजन करना है। आप उसको कह लें जी स्पेशल रेजोल्यूशन का जो भी एजेंडा है वो सारी चीजें आपने उसमें लिख के बतानी है कि आपने ये मीटिंग मिस नहीं करनी, ताकि मेंबर्स भी उस चीज को सीरियसली लें और उस मीटिंग को मिस ना कर दें। तो स्पेशल रेजोल्यूशन होती वही है जो नॉट लेस देन, जिसका 21 days नोटिस हैज बीन गिवन, यानी कि कम से कम 21 दिन पहले आपने उसका नोटिस दिया होता है ताकि मेंबर्स उस मीटिंग के लिए अपने आप को अवेलेबल कर लें। अगर कहीं गए हुए हैं, कहीं आउट ऑफ अब्रोड हैं, किसी तरह भी वो अपने आप को उस चीज के लिए अवेलेबल करें। कि नॉर्मली कोई मीटिंग होती रहती है तो इट्स ओके, लेकिन ये मीटिंग हमने कंपनी की मिस नहीं करनी। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन का आपको जो बताने का मकसद ये है, और ये भी बताने कि हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये लॉ ने जब कहा स्पेशल रेजोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि ये जो नाम चेंज करना ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है कंपनी का। कंपनी अपना नेम चेंज करने जा रही है, तो अब वो सारे मेंबर्स को बुलाए, सारे मेंबर्स को नोटिस दे कि ये चीजें होने जा रही हैं, ये नेम चेंज होने जा रहा है, तो आप लोग आए मीटिंग को अटेंड करें, ताकि अगर किसी मेंबर को इशू है तो वो कंपनी का नेम चेंज ना होने दे। तो इससे ये मुराद है कि लॉ चाह रहा है, लॉ की इसमें मसलहत यही है कि डायरेक्टर्स खुद ही बोर्ड की मीटिंग बुला के अपना डिसीजन ना कर लें, इसमें मेंबर्स को बुलाएं। जिन मेंबर्स का पैसा लगा हुआ है उन सारे मेंबर्स का राइट है कि कंपनी के मामलात में वो पार्टिसिपेट करें और उनकी मर्जी उन डिसीजंस में शामिल हो। ठीक है जी। पहला स्टेप हमारा क्या है कि जी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। अच्छा, हम आज का रिकॉल कर लेते हैं। चेंज ऑफ नेम हम थोड़ा बाद में देख लेंगे, आज के लिए हम इतना ही इसको डाइजेस्ट करेंगे। आज हमने पढ़ा कौन कौन से नेम्स प्रोहिबिटेड हैं, कौन कौन से नेम्स हैं जिसके पहले कमीशन की अप्रूवल चाहिए, और रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का क्या तरीका है, और नाम को रिजर्व करना है तो उसका क्या तरीका है, और नाम को अब चेंज करना है तो उसका क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा। वो थोड़ा सा लंबा है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। आज हम इसको स्टडी टेक्स्ट से देख लेते हैं कि हमने इसे स्टडी टेक्स्ट से कितना पढ़ लिया, कवर कर लिया, ताकि आप उसको अपनी अब स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि जी इनकॉर्पोरेशन करनी है आपने कंपनी की, तो ये जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं ये सारे कंपनी को रजिस्टर करने की प्रोसेस है। ये मैंने आपको उस वक्त नहीं पढ़ाए,
ताकि आप इस चीज को पहले प्रोसेस को थोड़ा नीम को समझ लें। हम बाद में स्टेप्स को देखेंगे। कंपनी को आपने अपने रजिस्टर कराना है तो सबसे पहले आपने उस कंपनी का नेम सोचना है। नेम के बारे में जितनी चीजें हैं वो सारी देखनी है। फिर एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आपने प्रिपेयर करने हैं और रजिस्ट्रार को जमा कराने हैं। रजिस्ट्रार ये आपकी ये चीजें जब देखेगा तो वो सारी चीजें रजिस्टर करेगा, वेरिफिकेशन करेगा कि सही है, सही बनाए हैं, सही चीजें हैं। उसके बाद अगर आपकी कंपनी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो एक कंपनी जो है उसकी उसने कुछ कैटेगरीज बताई है कि कौन सी कंपनी है जो फॉरेन बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जैसे इनकॉर्पोरेट हुई, और कौन सी ऐसी कंपनी है जो फॉरेन बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, ये देखेंगे। तो ये इनकॉर्पोरेशन में ये हमने देख लिया, और हमने पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो नेम ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन में हमने स्टेप्स देख लिए, ये सारे इसके स्टेप्स ही हैं। नेम ऑफ कंपनी हम बेसिकली सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे हैं। ये जी अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार, प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को आपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर देना है, और फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। देन आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना है और आपकी कंपनी हो गई रजिस्टर। अगर सवाल आ जाए पेपर में कि जी सिर्फ स्टेप्स लिखें तो ये स्टेप्स सिर्फ आपने ये लिस्ट कर देने हैं, लेकिन अगर आगे कुछ चीजें हैं हमने आज देख लिया, कुछ चीजें जो हैं वो नेक्स्ट टॉपिक से भी रिलेट करती हैं, मतलब फर्दर डिटेल्स जो है उसकी वो फिर आगे हम बारी बारी उन सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव की फर्दर डिटेल देख रहे हैं। नेम ऑफ कंपनी में हमने ये देखा प्रोहिबिटेड नेम्स, ये आपने अब पढ़ लेना है, याद कर लेना है इसको। नेम्स विच रिक्वायर अप्रूवल ऑफ कमीशन याद कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम का अभी प्रोसीजर हमने पढ़ना है, लेकिन हमने स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली है, ये अब आपने याद कर लेनी है। हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन अब आपने चीजें जो है वो याद कर लेनी है। नोट्स में आपको दिखा दूं, आप यहाँ से समरी भी कर सकते हैं। ये मेरे जो नोट्स हैं आप यहाँ से ये समरी बेसिकली प्रिपेयर की है हेडिंग्स के साथ फ्लो चार्ट की सूरत में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कर सकते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद है आपके इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स 5। ये है नेम ऑफ कंपनी के रिलेटेड हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे। हमने रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग नेम्स, दो मेजर हेडिंग्स है नेम में, पब्लिकेशन ऑफ नेम्स, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नेम। हम इसको स्टडी टेक्स्ट से भी कंपेयर करते हैं क्योंकि ये स्टडी टेक्स्ट के साथ बनाए गए हैं। इनफैक्ट ये स्टडी टेक्स्ट की ही तरतीब को फॉलो करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सकें। ये 5 स्टेप्स आपके पहले ही जो उसके ऊपर आ रहे थे। उसके बाद ये वाले गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम, और ये इसके बाद आपके नेम ऑफ कंपनी में मेजर दो हेडिंग्स हैं, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नेम और पब्लिकेशन ऑफ नेम्स। इसमें भी आपकी ये रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नेम्स और पब्लिकेशन नेम। अब फर्दर जो है रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नेम में प्रोहिबिटेड नेम, नेम्स विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम। तो ये 5 हेडिंग्स हैं, बेसिकली 5 है। Prohibited names, names require approval of commission, application for reservation of name, rectification of name, change of name, ये 5 headings। और उसके अभी हमने यहाँ तक सारा कर लिया हुआ है। चेंज ऑफ नेम अभी हम पढ़ेंगे, पब्लिकेशन और पेनल्टीज ये बाद में देखेंगे। तो अभी आपने ये पोर्शन जो है इतना तैयार कर लेना है। तो ये उसकी समरी है, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें। बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।